किंजल बिटिया, अपनी सास से जरा होशियार रहना। बड़ी सीधी बनती है समधन जी। अपना ये सीधापन दिखाकर ही उन्होंने दामाद जी को अपने जाल में फंसा रखा है। मेरी बिटिया, मुझे तो डर है कहीं सारी उम्र लोगों की सेवा ही ना करते रह जाओ। किसी तरह दामाद जी से कहकर अपना एक अलग घर ले लो। किंजल की माँ अपनी बेटी को फोन पर अनमोल ज्ञान दे रही थी। तो किंजल बोली, माँ, चिंता मत कीजिए, आपके दामाद मेरी सारी बात मानते हैं। धीरे धीरे मैं पूरी तरह उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर आप देखना, उन्हें लेकर आपकी बेटी जल्दी ही अलग घर में चली जाएगी। किंजल ने अपनी माँ को भरोसा दिलाया और दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी बाहर से आवाज आई, अरे बहू, 2 दिनों से तुम्हारे धुले हुए कपड़े पड़े हैं, उन्हें छत पर फैला दो, नहीं तो खराब हो जाएंगे। सुमन जी ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह, अच्छा, फैला दूंगी, अब तो दिन भर मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। किंजल ने अपने कमरे से तेज आवाज में जवाब दिया। बहू, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? क्यों ना चिल्लाऊं? कपड़े मेरे हैं, मैं उन्हें सुखाऊं या ना सुखाऊं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, आपके सर में क्यों दर्द हो रहा है? अगर कपड़े खराब हो भी जाएंगे तो मैं आपसे नहीं मांगूंगी। अपने काम से मतलब रखा कीजिए। किंजल तेज कदमों से चलती हुई बाहर निकली और गुस्से में एक के बाद एक कपा बाल्टी पटकने लगी। हे भगवान, अब तो इस घर में रहना ही मुश्किल हो गया है। थोड़ी देर बिस्तर पर लेट क्या गई, यहाँ तो तूफान ही खड़ा हो गया। आप सब लोग तो यही चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर पूरे घर का काम करती रहूं, दिन भर सबकी सेवा करती रहूं। जैस बहू इंसान नहीं पत्थर हो। किंजल अनवरत बोलती जा रही थी और उधर उसकी सास सुमन जी को समझ नहीं आ रहा था। उधर किंजल अपने घर की लाडली थी, खास तौर पर उसके घर में उसकी माँ का ही शासन था। आए दिन किंजल की माँ उसे अलग घर लेने के लिए उकसाती रहती थी। उन्होंने उसके मन में यह बात बैठा दी थी कि अगर संयुक्त परिवार में रहोगी तो मन मारकर जीना पड़ेगा। वैसे तो किंजल के ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु फिर भी उसके मायके के मुकाबले उनकी स्थिति कमजोर थी। उसके ससुर श्री राम नारायण जी एक प्राइवेट बैंक में कैशियर के पद पर थे। उनकी तनख्वाह कुछ ज्यादा नहीं थी, परंतु सुमन जी ने कम तनख्वाह में भी अपने घर को बड़े सुव्यवस्थित ढंग से चलाया था। साथ ही अपने इकलौते बेटे विवान को भी अच्छी शिक्षा देकर उसके पैरों पर खड़ा किया और इस काबिल बनाया कि आज वह एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में हेड मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसकी कंपनी की शाखाएं देश विदेश में फैली हुई थी और हेड मैनेजर होने के नाते विवान को अक्सर अलग अलग शाखाओं का दौरा करने के लिए जाना पड़ता था। विवान को इस बात का पूरी तरह एहसास था कि उसके माँ पिता ने कितनी कठिनाई से और कितना संघर्ष करते हुए उसे उसके पैरों पर खड़ा किया था। इसलिए अपने माता पिता से उसे बहुत ज्यादा लगाव था। इसलिए अपने वेतन में से कुछ हिस्सा अपनी पत्नी किंजल को देकर वह बाकी का वेतन अपनी माँ को देता है। कुछ महीने तो किंजल ये सब देखकर चुप रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ ने उसके ससुराल में दखल देना शुरू कर दिया। हर रोज फोन पर बात करते हुए उसकी माँ पूरे घर का हाल चाल सुनाती थी और किंजल भी दिन भर होने वाली घटनाओं का पूरा ब्यौरा अपनी माँ को देती थी। अपने पति के वेतन के विषय में जब उसने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने उसे साफ कह दिया कि उसके पति के वेतन पर केवल उसी का हक है और बेटी को उसका हक दिलाने के लिए माँ ने उसे गुरु मंत्र भी दे दिया। बस फिर क्या था, अगले ही दिन किंजल ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया कि या तो उसका पति अपना पूरा वेतन उसे देगा
नहीं तो वह ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। उसकी बात सुनकर विवान सोच में पड़ गए। लेकिन सुमन जी और रघुनाथ जी घर में कोई क्लेश या झगड़ा नहीं चाहते थे। न ही वह अपने बेटे का घर तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसकी बात को चुपचाप स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद से किंजल की हिम्मत बढ़ती चली गई। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने अपनी सास की हर बात का उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन घर में झगड़े होने लगे और शांति का नामो निशान तक न रहा। घर के झगड़ों से परेशान आकर सुमन जी शाम को कुछ देर के लिए अपनी सहेलियों के साथ मंदिर चली जाया करती थी और रघु जी, जो घर में हमेशा शांति चाहते थे, अपनी पत्नी को समझाया करते थे कि बहू के मुंह लगना उचित नहीं है, और वे स्वयं भी इसी कारण से ऑफिस से लेट आने लगे। इधर विवान तो दोनों तरफ से फंस चुका था। एक तरफ जन्म देने वाली माँ, जिसने अपने त्याग और बलिदान से उसे एक लायक इंसान बनाया था, उस माँ को वह कोई कठोर बात बोल भी कैसे सकता था। और दूसरी ओर अपनी पत्नी किंजल के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। यदि कभी समझाने की कोशिश भी करता तो किंजल या तो तपाक से उल्टा जवाब दे देती या फिर घड़ियाली आंसू बहाने लगती। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब तो किंजल आए दिन कोई न कोई हंगामा खड़ा कर देती और दिन रात एक ही रट लगाए रखती कि वह इस घर में नहीं रहेगी। उसे या तो उसके मायके पहुंचा दिया जाए या फिर वे दोनों दूसरा मकान किराए पर लेकर रहे। आज शाम को जब विवान ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे में किंजल विवान के कान भरने के लिए पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। यह क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? इस तरह क्यों बैठी हो? आज माँ से फिर से झगड़ा हुआ क्या? और नहीं तो क्या, तुम्हारी माँ ढंग से बात कहाँ करती है मुझसे? किंजल शेरनी की तरह गुर्राने लगी और दोपहर को हुई सारी घटना उसने नमक मिर्च लगाकर अपने पति के समक्ष प्रस्तुत कर दी और फिर शराफत की मूर्ति बनकर आंखों से आंसू बहाने लगी। विवान उसकी बातों में आ गया और फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि कल ही वे लोग इस घर को छोड़ देंगे। ये बात सुनते ही किंजल की उदासी और आंखों के आंसू ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर विवान घर से निकल गया और शोभा अपनी मां को फोन लगाकर अपनी जीत की खुशी साझा करने लगी। दोपहर को विवान घर आ गया और आते ही मां से बोला, मां मैंने किराए पर घर देख लिया है। मैं और किंजल अब उसी मकान में रहेंगे। सुमन जी को इस बात का अंदेशा पहले से ही था, इसलिए उन्हें कुछ ज्यादा हैरानी नहीं हुई। भारी दिल से वह केवल इतना ही बोली कि अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता। हर दिन के झगड़े से अच्छा है अलग रहकर शांति से जीवन व्यतीत करें। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे और जितने सामान की तुम्हें जरूरत हो ले जा सकते हो। वैसे भी यह सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतना बोलते बोलते उनकी आवाज कांपने लगी और दिल का दर्द आंसुओं के जरिए बाहर आ गया। कुछ ही देर में विवान जाकर एक ट्रक ले आया और साथ में कुछ मजदूर भी। 1 घंटे में सारा सामान ट्रक में चढ़ा दिया गया और उसी ट्रक के पीछे पीछे दोनों पति पत्नी भी अपनी कार में बैठकर चले गए। दोनों में से किसी ने भी जाते वक्त माँ और पिताजी से एक बार मिलना भी जरूरी नहीं समझा। इधर अपने कमरे में बैठी हुई सुमन जी अपने दिल में दुख का सैलाब लिए कमरे की खिड़की से उन्हें जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद रघु जी ऑफिस से घर लौटे तो घर खाली देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। सुमन,
ये सारा सामान कहाँ गया? और बहू भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। विवान ऑफिस से नहीं लौटा क्या? सुमन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहा आपने? सुमन जी अपने ख्यालों से बाहर आई। ये सब क्या है सुमन? रघु जी द्वारा ये प्रश्न पूछे जाने पर सुमन जी उनसे गले लगकर फफक कर रो पड़ी। रघु जी ने देखा कि सुनीता जी का आंचल आंसुओं से भीग चुका था। उनकी अनुभवी आंखों ने सारा मसला तुरंत समझ लिया। उन्हें दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन के झगड़े से अच्छा है कि दोनों जगह शांति तो रहेगी। ये कहकर उन्होंने खुद को और अपनी पत्नी को दिलासा दिया। लेकिन उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को समझाया। दिन बीतने लगे। विवान और किंजल को गए हुए करीब 1 वर्ष हो चुका था। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दीपावली का त्योहार आया तो हर घर में धूमधाम से दीपावली मनाई जा रही थी। दीप जलाए जा रहे थे, लेकिन सुमन जी के दिल में कोई उत्साह या उमंग नहीं थी। वे दोनों उदास बैठे हुए केवल अतीत की यादों में खोए रहे। केवल रीति निभाने के लिए सुमन जी ने शाम को एक दीपक जलाकर आंगन में रख दिया। दीपावली के अगले दिन जब सुमन जी शाम को मंदिर के लिए निकलने लगी, तो उनके पास एक अनजान औरत का फोन आया। पहले तो उस अनजान औरत ने सुमन जी को नमस्कार किया, फिर बताया कि वह जल्दी ही दादी बनने वाली हैं। सुमन जी यह सब सुनकर हैरान थी और उनसे पूछने लगी कि वह कौन है और उन्हें कैसे जानती हैं। उन्होंने बताया कि सुमन और विवान उनके मकान में ही रहते हैं। आज किंजल की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो वे उसे अपनी कार में बैठाकर उसे अस्पताल ले आए हैं। क्योंकि विवान कंपनी के काम से 1 हफ्ते के लिए देश से बाहर है और सुमन की डिलीवरी होने वाली है, इसलिए विवान से हमने ही आपका फ़ोन नंबर लिया है। सुमन जी ने उनसे पूछा कि वह किस अस्पताल में गए हैं, तो उन्होंने बताया कि वे आशीर्वाद अस्पताल में है। अस्पताल का पता भी उन्होंने उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया। सुमन जी जल्दी से अस्पताल जाने की तैयारी करने लगी। एक थैले में उन्होंने कुछ आवश्यक सामान रखा। अलमारी में जो पैसा रखा था उसे लिया और घर को ताला लगाकर ऑटो से आशीर्वाद अस्पताल चली गई। वहां जाकर जब उन्होंने किंजल की तबीयत के बारे में स्टाफ से बात की, तो पता चला कि बच्चा प्रीमेच्योर है, इसलिए ऑपरेशन करना होगा। जब सुमन जी नर्स से बात कर रही थी, तब किंजल के मकान मालिक भी वहीं खड़े थे। वह समझ गए कि यह स्त्री किंजल की सांस है। फिर ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये जमा कराने को कहा, लेकिन सुमन जी के पास अभी इतने पैसे नहीं थे। वह बोली, डॉक्टर साहिबा, अभी तो आप 10,000 रुपये जमा कर लीजिए, बाकी के पैसे मैं अपने पति से फ़ोन करके मंगवा लेती हूँ। तब तक आप ऑपरेशन करें। माँ और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सब ठीक होगा। आप ये पैसा रिसेप्शन पर जमा करवा दें और वहीं से रसीद ले लीजिए। डॉक्टर से मिलकर सुमन जी ने पैसा जमा करवा दिया और वहीं पर अपने पति रघु जी को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। सुमन जी ने किंजल की मां को भी फ़ोन लगाकर उन्हें सारी जानकारी दे दी। कुछ ही समय में रघु जी बाकी की रकम लेकर पहुंच गए और ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक बेंच पर सुमन जी के साथ बैठकर इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद एक नर्स सुमन जी के पास आकर पूछने लगी, किंजल के साथ कौन आया है? सुमन जी ने कहा, मैं हूँ किंजल के साथ। मुबारक हो, बेटी हुई है। नर्स ने कहा और बताया कि बच्ची और उसकी मां दोनों स्वस्थ हैं। उसी समय एक दूसरी नर्स बच्ची को बाहर लाई और सुमन जी को दिखाया। दादा दादी ने बड़े प्यार से अपनी पोती को देखा और गोद में लिया, फिर उसका माथा चूमा
सुमन जी ने अपने पति को कुछ इशारा किया तो रघु जी ने 500 रुपए का नोट निकालकर नर्स को देते हुए कहा, ये हमारी तरफ से आप सभी लोगों की मिठाई के लिए है। कुछ ही देर में किंजल को भी स्ट्रेचर पर लिटाकर वार्ड में लेकर आया गया। उस समय वह बेहोश थी। पास में ही रखे पालने में बच्ची को भी लिटा दिया गया। सुमन जी वही एक बेंच पर बैठकर कभी अपनी बहू को देखती तो कभी अपनी पोती को। उन्होंने रघु जी को घर भेज दिया। करीब 1 घंटे बाद जब किंजल को होश आया तो उसने आंखें खोल कर देखा। उसे हैरानी हुई कि उसकी सासू माँ उसके पास बैठी है और उसकी बच्ची उनकी गोद में है। मुबारक हो बहू, लक्ष्मी आई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, सुमन जी ने मुस्कुराते हुए कहा और किंजल के सिर पर हाथ रखकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। किंजल को बहुत अच्छा लगा। तभी उसके मकान मालिक भी वहां आ गए और सुमन जी उन्हें कुछ देर के लिए माँ और बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहकर बाहर सामान लेने चली गई। उसके मकान मालिक ने किंजल को कहा कि मेरी पत्नी ने जब तुम्हारी सास से फोन पर बात करके तुम्हारे बारे में बताया तो वे उसी समय अस्पताल पहुंच गई। वो तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थीं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा अभी तक क्यों नहीं आए। ये सुनकर सोच में पड़ गई। शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक सुमन जी ने कुछ खाया पिया नहीं था। रात भर भी वह किंजल के पास बैठकर कभी उसका सिर दबाती तो कभी बच्ची को संभालती। सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते उनकी रात बिना सोए ही कट गई। अगले दिन सुबह रघु जी अपने हाथों से चाय बनाकर अस्पताल में लेकर आए और 2 कप में डालकर सुमन जी और किंजल को चाय पकड़ाई। सुमन, अब तुम घर जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। कल से तुमने भी खाना नहीं खाया है, घर जाकर तुम भी खाना खा लो और किंजल के लिए भी हल्का खाना बनाकर ले आना। मैं यहाँ हूँ इन दोनों का ध्यान रखने के लिए। मैंने ऑफिस में फोन करके छुट्टी ले ली है। सुमन जी रघु जी को बहुत सी हिदायतें देकर चली गईं। वो वही बेंच पर बैठ गए। करीब 1 घंटे के बाद उन्होंने किंजल से कहा, बेटा, मैं जरा बाहर बैठता हूँ, कोई चीज चाहिए तो नर्स से कहलवा देना। इतना कहकर वे कमरे से बाहर निकल आए। किंजल के बगल वाले बेड पर भी एक स्त्री लेटी हुई थी। उसकी देखभाल के लिए उसके साथ उसकी माँ बैठी हुई थी। जब रघु जी वार्ड से बाहर आए तब उस औरत की माँ ने, तुम्हारे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, खासकर तुम्हारी मम्मी का स्वभाव तो लाजवाब है। कैसे बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रही। ये दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं, सास ससुर हैं क्या? आश्चर्य से किंजल का मुंह देखने लगी। फिर उसने कहा, क्या कोई सास ऐसी भी होती है? कल से बिना खाए पिए तुम्हारी सेवा करने में लगी हुई हैं। यहाँ बैठकर उनकी नजरें एक पल भी तुम दोनों से नहीं हटी। बेटी, तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले हैं। वार्ड में बैठे सभी लोग अब तक यही सोच रहे थे कि वह तुम्हारी मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू का इतना ख्याल रख सकती है, ये तो मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जलकर नहीं मरेगी। मैं तो तुम्हें इतना ही कहूंगी कि कभी अपनी सास को कोई तकलीफ मत देना, कभी उनसे कठोर बातें मत बोलना, और अगर सच्चे मन से उनकी बुढ़ापे में सेवा करोगी ना तो इनकी आत्मा तुम्हें आशीर्वाद देते नहीं थकेगी। उस औरत की बातें सुनकर शोभा स्तब्ध रह गई और सोचने लगी, ठीक ही तो कहा आंटी ने। मेरी माँ भी एक औरत है और सास भी, लेकिन दोनों में कितना फर्क। एक केवल शासन करना सिखाती है और दूसरी नम्रतापूर्वक अपना कर्तव्य निभाना जानती है। अतीत में हुए अपमान को भूलकर तकलीफ झेलते हुए भी अपने बेटे के घर को संभालने में लगी हैं।
कितनी गंभीरता और सहजता से सासू माँ अपना फर्ज निभाती जा रही है। बेटा चाय पी लो। रघु जी की आवाज से किंजल का ध्यान भंग हो गया। उसने बड़े ध्यान से अपने ससुर की ओर देखा तो आत्मग्लानि से भर उठी कि इस इंसान ने आज तक मुझे बेटा शब्द के अलावा किसी और नाम से संबोधित नहीं किया, न ही आज तक कोई कठोर शब्द बोला। इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करके मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आज तो मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है। सोचते सोचते उसे अपने ससुर जी की आवाज सुनाई दी। देखा तो वह पास वाली आंटी को कह रहे थे, बहन जी आपको एक कष्ट दे रहा हूँ, क्या आप मेरी बहू को सहारा देकर उठने में मदद करोगी ताकि वह चाय पी ले। मदद करने लगी। कुछ ही देर में सुमन जी किंजल के लिए खिचड़ी और बच्ची के लिए कुछ साफ सुथरे कपड़े लेकर आ गई। किंजल को आराम से बैठाकर चम्मच के साथ अपने हाथ से खिचड़ी खिलाने लगी। आज किंजल को ये खिचड़ी किसी मोहन भोग से कम नहीं लग रही थी, लेकिन किंजल ये सोच सोच कर परेशान थी कि आखिर उसके मम्मी पापा उससे मिलने आ गए। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि सुमन जी किंजल के बालों में तेल लगा रही थी। वे आकर बेड के पास पड़े बेंच पर बैठ गए। कुछ देर बाद सुमन जी किसी काम से वार्ड से बाहर आ गई। किंजल ने देखा कि उसकी माँ और पिता का चेहरा मुरझाया हुआ था। उनके चेहरे से खुशी दूर दूर तक गायब थी। कारण पूछने पर उसकी माँ के चेहरे पर दुख के भाव आ गए और नमः भरी आंखों के साथ में बोली, क्या बताऊं बिटिया, तेरी भाभी ने अपनी माँ के बहकावे में आकर घर में बवाल खड़ा किया हुआ है। आए दिन घर में झगड़ा करती है। अगर मैं कुछ बोलूं तो सास ससुर द्वारा बहू को टॉर्चर करने के आरोप में पुलिस को घर पर बुला लेती है। आज तो उसने हद ही पार कर दी। हम पर केस करने की धमकी देकर अपना सामान उठाकर मायके चली गई। आगे क्या होगा ये सोच सोचकर तेरा भाई तो चिंता के मारे घुला ही जा रहा है। क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। किंजल ये सब सुनकर हैरान रह गईं। वह सोचने पर मजबूर हो गई कि जैसी फसल हम बोते हैं हमें फल वैसा ही मिलता है। ये सब मेरा और मेरी माँ के कर्मों का ही फल है। स्वार्थवश अपने अहम में हंसता खेलता परिवार छोड़ दिया। सच में ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। अच्छे लोगों को सताने की सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। अब एक थैले में कुछ सामान रखकर सुमन जी ने कहा, किंजल जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया। अब तुम्हारी मम्मी पापा आ गए हैं। अब मैं घर चलती हूँ। आज तक की दवाइयों का और अस्पताल का बिल का भुगतान मैंने कर दिया है। सारी रसीदें तुम्हारे तकिए के नीचे रखी हैं। विवान आएगा तो उसे मेरी तरफ से बधाई देना। इतना कहकर चलने के लिए जैसे ही वे पीछे मुड़े, अचानक उन्हें लगा कि उनका आंचल कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो किंजल ने उनका आंचल थामा हुआ था और अश्रुपूरित आंखों से उनकी ओर ही देखती जा रही थी। आप हमें छोड़कर जा रही हैं क्या? अपना इस मूर्ख बटी को माफ नहीं करोगी? किंजल ने कहा तो सुमन जी ने झट से उसे अपने गले से लगा लिया और उसके माथे को सहलाते हुए बोली, अरे कभी माँ भी अपनी बेटी से नाराज होती है। हजारों में से चुनकर तुझे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, तो तुम मूर्ख कैसे हो गई? तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो... ... और मैंने तुम्हें हमेशा से अपनी बेटी ही समझा है। ये सुनकर किंजल रोने लगी तो सुमन जी की आंखों से भी ममता का झरना फूट पड़ा। फिर खुद को संभालते हुए बोली, बस बेटा, तुम्हारा शरीर अभी कमजोर है, टांके खुलने का डर रहता है। ऐसा कहते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से किंजल के आंसू साफ करने लगी। अगले दिन विवान अपने टूर से वापस आ गया और तुरंत अपना सामान घर पर रखकर सीधे अस्पताल चला आया। मां को किंजल के पास देखकर उसे ग्लानि हुई
लेकिन जब उसने किंजल और अपनी माँ को एक साथ मुस्कुराते हुए देखा तो झट से अपनी माँ के पास दौड़कर उनके चरण छूकर प्रणाम किया। उसी समय रघु जी भी वहां पहुंच गए। विवान अपने माता पिता से मिलकर अपने व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी। सुमन जी और रघु जी ने सब कुछ भूलकर उसे अपने गले से लगा लिया। उसके बाद विवान ने अपनी नन्ही सी गुड़िया को गोद में लिया। किंजल ने विवान को स्पष्ट कह दिया कि अब वह किराए के मकान में ना जाकर मां के साथ अपने घर जाएगी। कुछ दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर वे सभी अपने घर वापस आए। नन्ही सी जान सबके हाथों का खिलौना बनी हुई थी। किंजल पर काम करने का अभी प्रतिबंध था, तो शाम के समय सुमन जी ने किंजल के पास आकर कहा, बेटा मैं जरा बाजार जा रही हूँ, बाहर से ताला लगा देती हूँ ताकि तुम्हें बार बार उठना ना पड़े। और वह चली गई। जब किंजल सोकर उठी तो देखा कमरे की लाइट जल रही थी। उसने धीरे से उठकर देखा आंगन में रंगोली बनी हुई थी और वहां पर बहुत से दीपक रखे हुए थे जिन्हें माँ बैठकर जला रही थी। माँ, दिवाली तो कब से बीत गई, फिर आज ये सब क्यों? किंजल ने पूछा। तो सुमन जी मुस्कुराते हुए बोली, मेरे बच्चे मेरे घर 1 वर्ष के बाद आए हैं, तो दिवाली तो अभी ही मनाऊंगी ना। 1 वर्ष पहले मेरे घर की लक्ष्मी दिवाली के बाद गई थी और दिवाली के बाद अपने साथ मेरी पोती को भी लेकर आई है। इसी खुशी में मैंने आज दिवाली मनाई है। जाओ तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और गुड़िया को भी सुंदर से कपड़े पहना दो। किंजल का हृदय गदगद हो गया। घर के दरवाजे पर खड़ा विवान ये दृश्य देखकर निहाल हो रहा था। तैयार होकर दोनों ने परात में दीपक जलाए और झुककर अपने माँ पिताजी के पैर छूकर प्रणाम किया। आंगन में रखी परात में जो दीपक जल रहे थे, आज उनकी लो सुमन जी को बहुत सुंदर लग रही थी। वह बिना पलक झपकाए उन जलते दियों को देखती जा रही थी। वे जलते हुए दीपक उसे यूं लग रहे थे मानो उनकी लौ से उसका जीवन ही जगमगा गया हो।